हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम फिर से जेई के नए पेपर के साथ उसका एनालिसिस करेंगे और ये 25 जून शिफ्ट 1 का पेपर है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। क्या क्या हम चीजें मेकआउट कर रहे हैं इसके बारे में, इजी है, मॉडरेट है, किस तरह से इसे अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक पूरे वीडियो में। और अगर आपको पसंद आता है ये कंटेंट तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ध्यान रहे ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस नहीं है, तो हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर बेस्ड कुछ ना कुछ कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का है ना। ये सीरीज दे रखी है और आपका इसको 100 टर्म्स तक सम लेकर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बताना है। तो डायरेक्टली आप देख पाएंगे ये एपी जीपी या एजीपीएस फॉर्म का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप 1/3 को अगर लिखना चाहें तो 1/3 को आप 1 - 2/3 लिख सकते हैं। इसी तरह 5/9 को आप 1 - 4/9 लिख सकते हैं। 19/27 को आप 1 - 8/27 लिख सकते हैं और ये सीरीज एंड तक चलती रहेगी, है ना। तो 100 टर्म्स है तो 100 टर्म्स में 100 टाइम्स आपके पास 1 1 1 1 बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये 1 1 1 सारे ऐड होकर किसके बराबर हो जाएंगे, 100 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 100 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये जीपी बन जाएगी, देखो 2/3 आएगा। फिर 4/9 है क्या, एक्चुअली 2/3 का होल स्क्वायर। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/27, ये 2/3 का होल क्यूब है। ऐसे 100 टर्म्स है आपके पास। तो यहाँ 100 तो बाहर रहेगा ही, यहाँ जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए 1 - आर, कॉमन रेशियो आर है तो आर है 2/3, 2/3 की पावर एन जो कि 100 होगा। और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 - 1/3, सॉरी 2/3 ऐसा। तो नीचे आपके पास 1/3 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ओपन होने पर कुछ ऐसा बनेगा 100 - 2 + 2 × 2/3 की पावर 100। अभी 2/3 की पावर 100 बहुत छोटा फ्रैक्शन है, तो ये 0.000 समथिंग ऐसा कुछ होगा और ये 98 में ऐड हो रहा है। तो इसका इंटीजर पार्ट जो इससे जस्ट छोटा इंटीजर है, किसके बराबर हो जाएगा, 98 के। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। वैसे तो इजी है क्योंकि जीपी आपको आनी चाहिए, बट इसके केस के अंदर आपको ये स्टेप चमकना चाहिए कि इसको इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। तो आई होप ये वाला पार्ट जो है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन पे आने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर अगर अब हम देखेंगे, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है। जो आपके पास यहाँ पर ए एन गिवन है, ये ए एन है आपका 19 की पावर n - 12 की पावर n। और आपको वैल्यू पूछी है 31a9 - a10। और नीचे आपके पास दे रखा है यहाँ पर 57a8, इस तरह से आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसके केस के अंदर अगर अब आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ये इस फॉर्म का एक्सप्रेशन आपको क्वाड्रेटिक के अंदर पहले देखने को मिला होगा। तो क्वाड्रेटिक के अंदर किस तरह से आपको ये देखने को मिला है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए तो आपको पता होगा कि अल्फा की पावर n - बीटा की पावर n, इस तरह से एक an का एक्सप्रेशन आया था। और फिर a10 - 2a8/3a9, इस टाइप का एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया था। तो वैसा ही एक्सप्रेशन ये भी यहाँ पर है जो इसके केस के अंदर आपके पास यूज हो रहा है। तो आपको बहुत क्लेवरली यहाँ पर बस फैक्टर्स करने हैं। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और इसको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बोला जा सकता। बट ये क्वाड्रेटिक पर इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि उस पर बेस्ड है। बट स्टिल मैं इसको इजी की कैटेगरी में पुट करूंगा अगर आपने पीवाई क्यूज लगाए हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 31 a9 की जगह क्या आ जाएगा 19 की पावर 9 - 12 की पावर 9। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर इसके केस में अंदर a10 क्या होगा 19 की पावर 10 - 12 की पावर 10। और नीचे आपके पास 57 के साथ है ये a8 है तो 19 की पावर 8 - 12 की पावर 8, इस तरह से फॉर्म दे रखी है आपको। अब यहाँ पर आप इसके केस के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे 19 की पावर 9 इधर कॉमन ले सकते हैं। तो आप 19 की पावर 9 कॉमन लेंगे तो 31 इधर से बचेगा और 19 की पावर 10 में से 19 आ जाएगा। सिमिलरली आप माइनस का 12 की पावर 9 कॉमन लेंगे अगर, तो 31 - 12 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो न्यूमरेटर कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा 12 × 19 की पावर 9 - 12 की पावर 9 × 19। और न्यूमरेटर में से आप
12 इंटू 19 वापस कॉमन ले सकते हैं, तो ये 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8 बन जाएगा। जो आपके डिनोमिनेटर के अंदर एक्सप्रेशन है 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 19 3 जा 57 होता है और 12/3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सिंपल फैक्टराइजेशन पर बेस्ड था पहला क्वेश्चन, जैसा सीक्वेंस सीरीज का है, इसको हम अभी के लिए बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक का मान सकते हैं। बाइनोमियल तो नहीं, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन है, बड़ी पावर जरूर है, बट क्वाड्रेटिक में रेट कर सकते हैं और ये थोड़ा सा इजी साइड पर ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला आइडिया आपको क्लियर हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम यहाँ से प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पर अब हम आ जाते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये फंक्शंस चैप्टर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर इसके केस के अंदर एफ ऑफ एक्स दे रखा है और आपको जी ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बताना। तो आपको यहाँ पर जी ऑफ वन बोला है ना, कि जी ऑफ वन फाइंड करो। जी ऑफ वन क्या होगा? तो जी ऑफ वन का मतलब क्या हो जाएगा? जी ऑफ वन आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन, ऐसा कुछ। तो हम पहले एफ ऑफ वन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसको वापस एफ एक्स में पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पर अगर एफ ऑफ वन निकालोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ फिर से ब्रैकेट के अंदर वन माइनस हाफ इसकी पावर 25 हो जाएगा और साथ में आपके पास 2 प्लस 1 की पावर 25 और होल पावर 1/50 है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हाफ है, हाफ इंटू 2 1 होता है, तो ये 1 की पावर 25 1 ही रहेगा। साथ में 3 की पावर 25 है और बाहर 1/50, तो ये 3 की पावर 25 इंटू 1/50 √3, 3 की पावर हाफ क्या हो जाएगा? √3। तो आई बिलीव ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अब ये जब आप एफ ऑफ वन निकालेंगे तो आपका एफ ऑफ वन का ये जो आउटपुट है ये किसके अंदर चला जाएगा? अल्टीमेटली एफ के अंदर। तो ये एफ ऑफ √3 बन जाएगा। तो अब आपको इसके अंदर क्या पुट करना पड़ेगा? अब आपको इसके अंदर √3 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो √3 पुट करने के लिए आपका एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? 2 टाइम्स 1 माइनस √3/2 होल पावर यहाँ पर 25 है, तो मैं 2 पर भी 25 लगा देता हूँ और मैं इस पर भी 25 लगा देता हूँ और साथ में 2 प्लस √3 की पावर 25 है और बाहर पूरा 1/50। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 और पावर 25 लगेगी दोनों पे। अब ये डिनोमिनेटर का 2 की पावर 25 इस बाहर वाले 2 की पावर 25 से कट हो जाएगा और आपके पास ऐसा बच जाएगा 2 माइनस √3, इसकी भी पावर 25, 2 प्लस √3 इसकी भी पावर 25 और बाहर पावर में 1/50 है। तो अंदर रैशनलाइजेशन हो जाएगा बेटा, 2 स्क्वायर माइनस 3, है ना, 2 स्क्वायर माइनस 3 1 होता है, तो ये वापस आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका एफ ऑफ वन वापस किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। तो अब ये रिपीट होता रहेगा, है ना। एफ ऑफ वन आपके पास किसके था? √3। एफ ऑफ वन आपके पास किसके बराबर आ गया? वापस 1 के बराबर। अब आप एफ ऑफ वन करेंगे अगर यहाँ पे, तो इसके केस में वापस आपके पास आ जाएगा √3, फिर वापस 1, फिर √3, फिर 1। हमें इन दोनों का सम चाहिए, तो हमारा आउटपुट आएगा 1 प्लस √3। √3 2.73 के 1.73 के आसपास होता है, तो ये सम बन जाएगा और इसका इंटीजर पार्ट आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है जिसमें बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी करनी रहेंगी, थोड़ा मे भी लेंथी जा सकता है बट ये इजी साइड ही रहेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन पर अगर अपन आ जाए तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अभी अजीब सा कॉस साइन इतना सारा डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो हम इसके अंदर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और हमने थोड़े दिन ये चैनल पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन की रिवाइज करी थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अगर वो आपने वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जेई रिविजन सीरीज में आपको मिल जाएगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर आप यहाँ आई कैलकुलेट करेंगे तो किंग प्रॉपर्टी से ये 0 से लेकर पाई e की पावर cos पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा माइनस cos x। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर ही होता है। नीचे आपके पास e की पावर, ये बेसिकली e की पावर अगर आप ध्यान से देखो तो ये e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x ही है ना, रेसिप्रोकल लेते ही पावर नेगेटिव। तो अब अगर पाई माइनस एक्स करोगे तो ये e की पावर माइनस cos x पहले आ जाएगा और e की पावर cos x बाद में आएगा, बट सम वही रहेगा। और नीचे यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, वो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को किंग पता है तो ये सवाल हलवा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर आप दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड करेंगे तो ये साइन एक्स और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, बाकी जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 0 से लेकर पाए
e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ये ऊपर है न्यूमरेटर में, और e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ये कट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा क्या, sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, जिसका इंटीग्रेशन अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आप cos x को t मानेंगे तो ऊपर माइनस dt बन जाएगा, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई बिलीव आपको करना आता है ना। तो ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, बस आप यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसे किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप इस इंटीग्रेशन को आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। लिमिट्स का जरूर ध्यान रखना, 0 से पाई आपकी लिमिट्स जा रही है, इसके अंदर आप एक बार और किंग लगाओगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो आप जो क्वीन प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a इंटीग्रेशन वाली, उसका यूज करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 और यहाँ आपके पास sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ऐसी फॉर्म आ जाएगी। तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 2 यहाँ कट कर देंगे और अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये अगेन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। किंग यूज हो रही है, क्वीन वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, तो ये इजी साइड रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इन दोनों का मॉड आपको दे रखा है और आपको बोल रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है ये π/4 से π/3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। बट इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना आता है, तो a प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका आप क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। तो a क्रॉस a जब करेंगे एक टर्म ये आएगा, एक बी क्रॉस ए आएगा, है ना, एक आपके पास माइनस ए क्रॉस बी आ जाएगा और एक माइनस का बी क्रॉस बी आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी ये 0 हो जाएगा और माइनस ए क्रॉस बी को आप डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो साइन पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2b क्रॉस ए का यहाँ पर और होल स्क्वायर, तो ये बन गया 4b क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 4b डॉट ए वेक्टर का होल स्क्वायर। और ये लग्रांजेस आइडेंटिटी है बेटा, है ना। अगर आप a डॉट b करते हो तो मॉड बी cos थीटा आता है, a क्रॉस b करते हो तो मॉड बी sin थीटा आता है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन के साथ आता है। स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड 4 तो कॉमन ही है, इन दोनों का सम मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाई जाती है आपको आइडेंटिटी, और आपके पास मॉड बी पता है तो अब आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसके केस के अंदर आपको यहाँ पर सिंपली ये लग्रांज आइडेंटिटी का ध्यान रखना था, नहीं भी रखते आप मॉड बी cos थीटा cos sin थीटा रख के कर लेते तब भी काम चल जाता है। तो ये अगेन आपका इजी साइड रहेगा, ठीक है। और ये किसका है, ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन है और ये भी 12th क्लास का। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन का देखा था, तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये भी किसका था, 12th क्लास का। और उससे पहले हमने ये जो क्वेश्चन देखा था ये फंक्शंस का था, ये भी किसका था, 12th क्लास का। तो इस शिफ्ट के अंदर आपको काफी 12th के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का है। तो जनरली 2 क्वेश्चंस के अराउंड ऐसे रहते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सेट रिलेशन, इनमें से आते हैं। मोस्टली मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट से आते हैं। 24th के हमारे जो शिफ्ट का एनालिसिस था उसमें हमने बहुत से मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे थे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उन शिफ्ट्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं, वो हमने कल परसों में पोस्ट किया था। तो इसके अंदर इन्होंने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को टारगेट किया, तो उसमें आपको ए बी सी ये साइड्स, कैपिटल आर सर्कम रेडियस होता है, स्मॉल आर जो होता है वो इन रेडियस, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जिनको पता है उनके लिए तो ये इजी है, बट कभी कभी बच्चे इसे देखकर नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट रेट कर रहा हूँ। एसओटी का सवाल है सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से। कहीं कुछ कुछ प्लेसेस पे 11th में एसओटी पढ़ाई जाती है, कुछ कुछ प्लेसेस में 12th में पढ़ाई जाती है। तो आप अगर अभी 11th का कोर्स करके 12th में आए और अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉल्यूशन को देखे। फिलहाल हम इस पे आ जाएंगे। तो आपको ये रेशियो दे रखा है, तो आप a प्लस बी बाई 7 b प्लस सी बाई 8, इतने सारे फ्रैक्शंस जब इक्वल होते हैं तो इन्हें किसी कॉमन रियल क्वांटिटी k के बराबर मान सकते हो। तो a प्लस बी 7 के आ जाएगा, b प्लस सी 8 के आ जाएगा और c प्लस है आपके पास 9k के बराबर आ जाएगा। आप k को 1 भी मानेंगे तब भी ये कैपिटल आर स्मॉल आर के रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। खैर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a 4 के आ जाएगा, b की वैल्यू 3 के आ जाएगी, c की वैल्यू 5 के आ जाएगी। तो ये आपका बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें साइड्स 3 4 5 होती है।
तो बिना उसकी भी आप देख सकते हैं, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, और स्मॉल आर का होता है डेल्टा अपॉन एस, जहाँ एस सेमी पेरीमीटर है और डेल्टा एरिया है। तो अभी के लिए क्योंकि रेशियोज ही है तो आप 4,3,5 ये साइड्स मान सकते हैं, और ये साइड्स जो है ये मानकर आप एरिया निकालेंगे तो एरिया 6 आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे तो ये भी 4+5+3/2 6 आ जाएगा। आप 6K के साथ भी जा सकते हैं। अब आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर A इंटू बी इंटू सी इंटू सेमी पेरीमीटर अपॉन 4 इंटू एरिया, ये कैलकुलेशन करने पर 2.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन इजी है, बट आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन पर आते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, और इंटरेस्टिंग बात ये कि अब आप इसको, अब है तो 12th का, और हम यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो आप इसको कॉम्पोजिट फंक्शन की कैटेगरी में फंक्शंस में भी मान सकते हैं, कहीं कहीं पर ये डिफरेंशिएशन में पढ़ाया जाता है तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। अब ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स है ना, तो हम इन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स दे रखा है और जी डैश ऑफ एक्स पूछा है, तो इसके अंदर अंदर एफ एक्स है लेकिन हमें अंदर जी एक्स चाहिए। तो अगर g और f इनवर्स है एक दूसरे के, तो f ऑफ g ऑफ x भी वापस किसके बराबर होगा, x के बराबर ही होगा। अब चेन रूल से दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश gx इंटू जी डैश x ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपका f डैश ऑफ gx अब ये यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो g डैश x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। अब यहाँ पर आप क्या निकालना चाहते हैं, अब यहाँ पर आप 63 g डैश ऑफ 63 निकालना चाहते हैं। तो आप ऐसा x ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाए, तो g डैश 63 आपको निकालना है। तो g डैश 63 क्या आ जाएगा आपके पास, g डैश 63 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 63। तो आपको g ऑफ 63 पता होगा तभी तो आप f डैश ऑफ g ऑफ 63 निकाल लोगे, क्योंकि आपको fx तो पता है। तो आपका f डैश x क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1। तो जो भी यहाँ पर इनपुट जाता है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन g ऑफ 63 निकालेंगे क्या, मान लो g ऑफ 63 की वैल्यू a है, तो 63 क्या हो जाएगा, g इनवर्स ऑफ a। और f ऑफ g, f और g एक दूसरे के इनवर्स है, तो g इनवर्स को आप f ऑफ a भी लिख सकते हो। तो g ऑफ 63 का ये मीनिंग है कि f फंक्शन के अंदर ऐसा क्या इनपुट रखें कि आउटपुट 63 आए। तो ये फंक्शन आपको दे रखा है। अब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि भाई ऐसा क्या इनपुट रखें अपन इस फंक्शन के अंदर कि वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 63। तो a क्यूब 4 क्यूब 64 के पास है, तो आपको डायरेक्टली थोड़े से हिट एंड ट्रायल से दिख जाएगा कि a बराबर 4 रखा जा सकता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ यहाँ पर 4, जी ऑफ 63 आ जाएगा 4। अब आप इस डेरिवेटिव में 4 रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1, जो कि 1/14 है। तो अगर आपने क्वेश्चन पहले से देख रखा है, अगर आपको कॉम्पोजिट फंक्शंस इनवर्स का आइडिया है, तो जिन्होंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, और ये प्रैक्टिस करनी भी चाहिए, जो भी मटेरियल आप फॉलो करते हो, आई एम श्योर उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपके लिए इजी होगा। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट अगर आपको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट जा सकता है। तो मैं अभी के लिए इसको मॉडरेट ही रेट करूंगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन पर आते हैं। और ये वापस से वेक्टर्स का, तो आप इसमें देख सकते हो वेक्टर्स का दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो वेक्टर 3D का पहली 2 शिफ्ट में भी देखा था क्वेश्चन था, यहाँ भी क्वेश्चन है, तो इसका अच्छा वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। तो ए और बी आपके यूनिट वेक्टर्स है जिसके बीच का एंगल थीटा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालते हैं या उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, जिसको हम 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब मॉड ए मॉड बी 1 है, तो ये 2 + 2 cos थीटा बन जाएगा। 2 कॉमन लेके 1 + cos थीटा बचेगा, और अगर आप हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा को कैसे cos थीटा/2 में लिखते हैं, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगा। सेम चीज आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में करेंगे, लेकिन वहां पर बस बीच के अंदर ये जो प्लस आ रहा है आपके पास 2 मॉड ए मॉड बी में, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ऐसा। अब ये यहाँ पर आप मॉड ए मॉड बी को 1 रखेंगे, तो ये 2 - 2 cos थीटा बन जाएगा, और यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो a प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा/2 ऐसा।
और आप दोनों साइड रूट ले सकते हैं। मॉड ए प्लस बी आपको पता है पॉजिटिव होता है, मॉड ए माइनस बी पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा बाई 2 भी इस केस में पॉजिटिव होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा बाई 2 भी एक्यूट होगा। तो आप a माइनस बी को इधर ले आए, कॉट थीटा बाई 2 को लेफ्ट में भेज सकते हैं, है ना, 1/tan बना के, तो वो tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने मैथ्स में वेक्टर नहीं भी किया हो, जितनी फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हैं तो भी हो सकता है। तो ये अगेन 12th क्लास का क्वेश्चन है और ये इजी है, और ये किससे आया है, वेक्टर से आया है, जिसमें आपको ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करने थे। आई बिलीव यहाँ तक हम कंफर्टेबल हैं टॉपिक्स के साथ, है ना। 9th क्वेश्चन में आते हैं। हमने सीक्वेंस सीरीज का देखा बेटा, फिर से सीक्वेंस सीरीज आ गया है, बस साथ में रिमाइंडर भी है, तो क्वेश्चन लेंदी हो गया है। तो वैसे अगर सिर्फ जीपी का सम पूछते तो ये इजी था, बट अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो अब ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड पे जा रहा है। तो हम पहले इस 2 की पावर 10 3 की पावर 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करके कट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 2 की पावर 9 आएगा, फिर 2 की पावर 8 इंटू 3 प्लस 2 की पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर, 2 की पावर 6 इंटू 3 क्यूब, और ये चलता रहेगा 3 की पावर 9 तक। तो 2 की पावर 9 से 2 की पावर 0 जा रहा है, टोटल आपके पास यहाँ 10 टर्म्स आ जाएंगे। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 की पावर 9 है, और कॉमन रेशियो आप देख सकते हैं 3/2 चल रहा है, तो 10 टर्म्स का सम हो जाएगा a, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो पहले r लिख लेंगे, r की पावर n माइनस 1, और नीचे आ जाएगा r माइनस 1, ये आपका हाफ होता है। तो ये ऐसा बन जाएगा 2 की पावर 10 3 की पावर 10 माइनस, एलसीएम लेना जरूरी है वरना खोल नहीं पाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो हमें 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 का रिमाइंडर निकालना है। अगर हम इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 की पावर 10 तो आपको पता है बेटा, है ना, 2 की पावर 10 डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, तो सिंपली 1024 है। वैसे आप 3 की पावर 10 भी निकाल सकते हैं, आपको खास कुछ बाइनोमियल की जरूरत मुझे लगता नहीं इसमें पढ़ने वाली है, बट अगर आप बाइनोमियल से करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन के अंदर और सोचना पड़ेगा। अभी के लिए तो मुझे 3 की पावर 10 डायरेक्टली क्लिक कर रही है, और मेंस में भी मैं ये सोचने नहीं बैठूंगा कि छोटी पावर है तो जबरदस्ती बाइनोमियल लगाऊं। नो डाउट बड़ी पावर के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं, पर छोटी पावर्स के लिए आप निकाल सकते हैं। 3 की पावर 5 243 होता है, तो 3 की पावर 10 आपके पास 243 इंटू 243 हो जाएगा। पर आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आप इसे 240 प्लस 3 इंटू 240 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये ऐसा आ जाएगा 240 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 240, और प्लस में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, सिर्फ 3 स्क्वायर बच जाएगा 9 ऐसा। और माइनस 1024 में भी आप पहले 6 से डिवाइड करके इसको छोटा बना सकते हो। तो ये 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6 6 7 जा 42, और फिर वापस 0 जा। तो मेरे ख्याल में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिमाइंडर आपके पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 3 स्क्वायर बच रहा है 9, और 1024 से 4 बच रहा है, 9 माइनस 4 5 आ गया। तो ये सिंपल है। आई थिंक मैंने ऐसे ही मॉडरेट रेट कर दिया बाइनोमियल सोच के, बट ये आई थिंक अगर आपने जीपी बना ली है तो आपके लिए आ सकता है। तो एक बात जरूर हाईलाइट करूंगा, हमने 9 तक जो भी क्वेश्चन देखे, ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में आंसर आ गया, आपको लिखना पड़ रहा है, बट हम इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं मेंस में, कि क्वेश्चंस में भी एडवांस लेवल तक नहीं जा रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर अगर एडवांस तक जाते हैं तो वो वैसे ही टफ हो जाता है जैसा 2021 के कुछ पेपर्स में था। बट अगर हम एडवांस तक नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो ये इजी टू मॉडरेट बोला जा सकता है, और ये सीक्वेंस सीरीज का है, तो फिर से आप अगर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 11th कंप्लीट कर चुके हैं तो डेफिनेटली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशंस का क्वेश्चन है, जिसमें एक ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दी जाती है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। ये फिर से फंक्शन चैप्टर का है, तो आप देख रहे हैं कि इस बार फंक्शंस का वेटेज काफी अच्छा रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि 18 to 30 के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेमोरी बेस में नहीं आते हैं, वो छूट गए पीछे, कुछ इंटीग्रेशन, कुछ डिफरेंशियल या एरिया अंडर द कर्व, है ना, जो हमें पता है जरूर आए होंगे, या डिटर्मिनेंट्स जो आते हैं वो बच्चों को थोड़ी याद रहेगा कि डेटा क्या था। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट इतना जरूर बोल सकते हैं कि जो 17 to 19 या 20 क्वेश्चंस मेमोरी बेस में हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं जो फंक्शंस चैप्टर से हैं। तो बाकी में भले ही आगे फंक्शंस होना हो, बट इनमें जरूर है। तो इस बार फंक्शंस का काफी अच्छा वेटेज रहा है। इससे कैसे सॉल्व करेंगे, F1 2 है, तो आपको पैटर्न मिल जाएगा बेटा।
x और y की जगह 1 रखो, f1 प्लस f1 क्या आ जाएगा 2 इंटू f1 इंटू f1। तो f2 की वैल्यू आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब आ जाएगी। पहले 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 3 आ गया, है ना। f3 निकालते हैं तो 2 और 1 रख देंगे आप x और y की जगह, x को 2 y को 3, LHS RHS दोनों में रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब और इंटू में 2, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। आगे जरूरत नहीं है बेटा, पैटर्न मिल रहा है, f1 क्या आ रहा है 2 की पावर 1, f2 क्या आ रहा है 2 की पावर 3, f3 क्या आ रहा है 2 की पावर 5। तो ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, तो आप कोई भी f ऑफ r या f ऑफ k या कुछ भी आप लिख सकते हो 2 की पावर 2r प्लस 1, ऊपर ऑड नंबर्स चल रहे हैं। अब हमारा काम आसान हो गया, है ना। तो इसको फिर भी आप डिफिकल्ट रेट कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, फिर जीपी लगेगी। तो सीक्वेंस सीरीज देखो, हाँ कितने सारे क्वेश्चंस के अंदर सीक्वेंस सीरीज को मिक्स किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप अल्फा प्लस के देखेंगे तो ये के 1 से 10 जा रहा है, तो ये सम कैसा है अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 से लेकर के एफ ऑफ अल्फा प्लस 10। आप इसमें आर की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर अल्फा प्लस 1 रखो आर की जगह, तो 2 अल्फा प्लस 2 प्लस 1, फिर 2 टाइम्स 2 अल्फा प्लस 4 प्लस 1, फिर ये चलता रहेगा 2 टाइम्स 2 अल्फा प्लस 20 प्लस 1। तो 2 की पावर 2 अल्फा तो कॉमन ले लो और ये अंदर जीपी बन गई 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 से लेकर 2 की पावर 21, ये 10 टर्म्स की। तो ये जीपी का सम आपको निकाल के किसके बराबर करना है 512/3 2 की पावर 20 माइनस 1। तो 2 की पावर 20 माइनस 1 तो वो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 से आ जाएगा। बाहर जो आपका a बचेगा और ये जो 2 की पावर 2 अल्फा है, 3 भी नीचे कट जाएगा, नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 से। तो ये मैं चाहता हूँ आप खुद से करें, तो वहां से आप 2 की पावर 2 अल्फा निकालेंगे तो वो 256 के बराबर आएगा। ट्राई करना है आपको। तो 2 की पावर 8 होता है 256, अल्फा 4 आ जाएगा। मेन आइडिया ये डिफरेंशियल ये फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करके ये जीपी बनाने का था। उसके बाद ये इक्वेशन आ गई तो आप इसे आराम से कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसे डिफिकल्ट साइड रेट कर सकते हैं और ये अगेन 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक प्यारी बात बोली कि ये पॉलिनोमियल है। तो ये पहला मेरी ये लिमिट्स का क्वेश्चन है ना, लिमिट निकालनी है। बट ये पहला आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्चुअली थोड़ी सी थिंकिंग इन्वॉल्व करनी पड़ रही है। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, आप इसे डिफिकल्ट साइड रेट कर सकते हैं। तो एफ एक्स मान लो कोई पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, तो एफ डैश एक्स की डिग्री एक और कम हो जाएगी, एफ डबल डैश एक्स एक और कम हो जाएगा। जैसे जैसे डिफरेंशिएट कर तो डिग्री 1 टाइम कम होती रहती। तो हाईएस्ट डिग्री तो वही बचेगी जो एफ एक्स की है, और ये यहाँ एक्स की पावर 5 आ रहा है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो x की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, fx को एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल मान लेंगे जिसका कोफिशिएंट x की पावर 5 का 1 होगा। तो ये x की पावर 5, ax की पावर 4, px की पावर 3, cx स्क्वायर dx प्लस e इस फॉर्म का आ जाएगा। तो आई नो ये इतना बड़ा लेंदी एक्सप्रेशन है, बट हमें इसे लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 5x की पावर 4, 4ax क्यूब, 3bx स्क्वायर, 2cx और प्लस का d आ जाएगा। और आपका f डबल डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर और डेरिवेटिव लेंगे तो ये 20x क्यूब है ना, प्लस इसका डेरिवेटिव 12ax स्क्वायर प्लस 6bx और प्लस 2c। मैंने इनको डिग्री वाइज एक के नीचे एक रखा है ताकि हम इन तीनों को ऐड कर सकें। तो ये आ जाएगा x की पावर 5, a प्लस 5, x की पावर 4, b प्लस 4a प्लस 20, x की पावर 3, c प्लस 3b प्लस 12a, x की पावर 2 और d प्लस 2c प्लस 6b, x और लास्ट में e प्लस 2d प्लस c। अब आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, 5 इक्वेशंस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a प्लस 5, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं है तो ये 0 होगा, तो a माइनस 5 आ गया। फिर ये भी 0 होगा और a माइनस 5 आप इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। फिर b 0 और ये एक्स स्क्वायर ये भी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो आप a की वैल्यू -5, b 0 रखेंगे तो c 10 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको भी 0 रखेंगे और इसको आप 64 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल आ जाएगा। फिर आप 1 पुट करके देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। लिमिट्स में 0/0 फॉर्म होगी तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये लेंदी भी जा रहा है और ये पॉलिनोमियल वाला आइडिया, इसको ऐसा अज्यूम करना है, आपको क्लिक करना चाहिए था। एलएच लगाना आसान है बट ये पॉलिनोमियल्स के अंदर थोड़ा उलझाया जा सकता था। तो ये लिमिट्स का क्वेश्चन है, क्लास 12th वाली लिमिट्स है ये, और डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड। 12th पे आते हैं।
और m1 m2 आर स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो हमने अभी 3-4 डेज बैक ही कॉमन टेंजेंट का एक पूरा प्रॉपर रिवीजन वीडियो डाला था। तो अगर किसी को कॉमन टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज उसे रिवाइज करें। मैंने उस वक्त भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कॉमन टेंजेंट्स जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर ये एक सर्कल है और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है, और दोनों के कॉमन टेंजेंट निकालने और उनके ही स्लोप्स जो है m1 m2 वो निकाल के उनका प्रोडक्ट पूछा है। तो पैराबोला के जनरल टेंजेंट होता है y बराबर mx प्लस a बाई एम। ए की वैल्यू यहाँ 1/4 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना, तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 4a 1 आ जाएगा, तो a 1/4 हो जाएगा। तो ये a बाई एम ऐसा आ जाएगा। और सर्कल के टेंजेंट की स्पेशल बात क्या होती है? सर्कल के टेंजेंट की स्पेशल बात ये होती है कि उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। यहाँ इसका सेंटर 0 0 है बेटा, और 2 जो है ये √2 का स्क्वायर होता है, उसका रेडियस √2 है। तो अब हम यहाँ पर 0,0 से इस टेंजेंट का डिस्टेंस √2 के बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4m, रूट के अंदर नीचे 1 + m², और इस मॉड्यूलस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? √2। अब आपको सिर्फ दोनों साइड क्या करना है? स्क्वायर करना है, साथ में आपको ट्रांसपोज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से आपके पास बाय क्वाड्रेटिक बनेगी, तो आप m² को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो 1/16x आ जाएगा, 2 × 1 + x। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, हमें कौन सी लेनी है? पॉजिटिव वाली, क्योंकि m² नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जैसे अभी मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। तो इसके केस में अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे मान लो m² 3 आया, तो m ± √3 हो जाएगा। इस टाइप से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करें और देखें आपके पास क्या आता है। तो बनेगा आपके पास वैसे क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप का है ना, 32x², और आई थिंक साथ में प्लस में 32x - 1 ऐसा कुछ आएगा। कैलकुलेशन एक बार आप वापस चेक कर लें। तो ये जो x है या ये जो आपका m² है, इसकी वैल्यू -32 प्लस -32 का स्क्वायर प्लस 4 × 32 इस तरह से कुछ आएगी, नीचे 64 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन एक बार देखें। और यहाँ पर नेगेटिव वाला तो मैंने बोला रिजेक्ट करेंगे, m² नेगेटिव नहीं है, तो m² ऐसा कुछ आ जाएगा -32 प्लस 1152/64। अब इसकी ही दो वैल्यूज, m² यहाँ सॉल्व करोगे ना, ये पॉजिटिव है तो रूट लोगे तो एक m1 और एक m2 ही आएगी। तो ये बेसिकली आपका m² ये जो शो कर रहा है, ये m1 × m2 को ही शो कर रहा है, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन का फर्क रहेगा। तो एक्चुअली आपका m1 × m2 यही है, आपको इसका रूट लेने नहीं बैठना। रूट लोगे तो वापस मल्टीप्लाई करके तो स्क्वायर ही बनेगा ना, बस एक माइनस साइन बाहर रहेगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रहेगा लेंदी साइड, क्योंकि उसको अपन मॉडरेट बोल रहे हैं, बट ये होना चाहिए था, स्पेशली जो सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आपने जेई दिया है तो आपसे ये तो पक्का होना चाहिए था, हम इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 13th पे आते हैं। 13th काफी ज्यादा लेंदी है, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, बट जितना टाइम इसमें लगने वाला है और जितनी मेहनत लगेगी इसलिए डिफिकल्ट बोल रहे हैं। मैं आपको पहले फ्लो समझा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये एक प्लेन है x + y + z = 5, और इसमें एक पॉइंट है -1 0 1 जिसको ये P बोल रहे हैं। बोल रहे हैं इसकी मिरर इमेज यहाँ पर Q आ रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स पहले अपन को निकालने पड़ेंगे। फिर ये बोल रहा है कि एक लाइन जो है ना, तो वो जा रही है पैरेलल थ्रू A, है ना। A पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, लाइन पैरेलल किसके पैरेलल है? PQ प्लेन के, ये PQ के पैरेलल, ये PQ है ना, इसी के पैरेलल एक लाइन है। तो जो PQ के डायरेक्शन रेशियोज है वही इसके भी होंगे, और PQ के जो डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर होता है, इमेज परपेंडिकुलर ही ली जाती है, तो वो प्लेन का ये जो नॉर्मल है 1,1,1 यही डायरेक्शन रेशियोज इसके भी होंगे। तो ये बोल रहा है कि ए जो पॉइंट है 1, -1, -1, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे PQ के पैरेलल, यानी कि प्लेन के नॉर्मल के अलोंग, ये से R पे मिलेगा। तो आपको ये QR डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आपको Q निकालना पड़ेगा, फिर A से लाइन निकालनी पड़ेगी, फिर लाइन का प्लेन से इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और फिर QR डिस्टेंस। तो पहले आप इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, x - x1, x1 वो पॉइंट है जिसकी इमेज ले रहे हैं, अपॉन में हमारे पास a आ जाएगा, a है x का कोफिशिएंट है प्लेन का, y - y1/b, z - z1/c जो कि 1 है, और ये हो जाएगा -2 टाइम्स, अब पॉइंट को प्लेन में रख दो, तो -1 + 0 + 1 - 5, और नीचे इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 1² + 1² + 1², ऐसा। तो x + 1, y और z - 1, इनकी वैल्यू 10/3 के बराबर आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, 14/3, 10/3, 13/3।
कैलकुलेशन एक बार आप चेक करेंगे बेटा, मैं बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये क्यू आ जाएगा। अब ये आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये लाइन ए आर लिखेंगे। तो लाइन ए आर को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 1, -1, -1 से शुरू कर रहे हैं चलना, और ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से लाइन लिखते हैं, तो ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, पी क्यू के पैरेलल जा रहे हैं, और ये जो जिस पी क्यू जिस डायरेक्शन में आप पैरेलल जा रहे हैं वो इस प्लेन के ही नॉर्मल्स हैं, तो जो कि 1, 1, 1 के अलोंग है। तो ये आर पॉइंट जो आएगा आपके पास, ये 1 प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा और -1 प्लस लैम्डा इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको उठाकर प्लेन में रख दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये आप किसके बराबर कर देंगे, 5 के बराबर कर देंगे। तो 3 लैम्डा 6 आ जाएगा और लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आर वाला जो पॉइंट आएगा, ये आर वाला पॉइंट, तो ये आर वाला पॉइंट कुछ आपके पास इस तरह से आ जाएगा। लैम्डा अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 3, 1, 1। कैलकुलेशन फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, और फिर आप इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे इस क्यू पॉइंट से, क्यू आर का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये सिर्फ लेंदी इसलिए डिफिकल्ट है, इमेज निकालना आपको आता है, फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो नॉर्मल के अलोंग फुट निकाल के फिर आप इमेज निकाल सकते हैं, है ना। और आपको एक पर्टिकुलर ए से किसी डायरेक्शन के पैरेलल चलना भी आता है, और इंटरसेक्शन निकालना भी आता है, डिस्टेंस भी आता है। बट ये 4 अलग अलग पार्ट्स थे, इसलिए ये टाइम दे रहा है 3 to 4 मिनट्स, इसलिए हम इसे डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं। क्वेश्चन 3D का आप देख सकते हैं, वेक्टर 3D का अच्छा वेटेज हमें दिख रहा है इन 17 क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन में केसेस लेने पड़ेंगे, और ये काफी लेंदी क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टाइल का ही। तो 3 डिजिट ऑड इंटीजर्स, तो 3 डिजिट नंबर है लेकिन ये ऑड है, और इसका सम ऑफ डिजिट 7 का मल्टीपल होना चाहिए। मान लो ये 3 डिजिट से एबीसी, तो a प्लस बी प्लस सी 7 का मल्टीपल। अब a प्लस बी प्लस सी क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, तो 0, 0, 0 तो हो नहीं सकता, फर्स्ट डिजिट 0 अलाउड नहीं होती, फर्स्ट डिजिट 1 या 1 से बड़ी होगी, बाकी डिजिट 0 हो सकती है। तो आपका a प्लस बी प्लस सी 1 या 1 से बड़ा होगा, और मैक्सिमम 999 यानी 27 तक जा सकता है। इस बीच में 7 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, एक तो 7 हो सकता है हमारा सम, या फिर हमारा सम क्या हो सकता है 14 हो सकता है, या फिर सम क्या हो सकता है 21। तो ये 3 केस तो यहाँ बन गए। अब सी आपको बोल रखा है कि सी कैसा हो जाएगा, सी आपका ऑड हो जाएगा। तो इसके केस में आपका सी जो नंबर है ये कैसा नंबर होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ऑड नंबर होना चाहिए। तो सी आप जैसे क्या क्या ले सकते हैं, आप सी को 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। और ए बी जो है, ए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटीजर होगा, और बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैक्सिमम ये सब 9 तक जा सकते हैं, 9 के आगे नहीं जा सकते। तो ये अपर लिमिट का रेस्ट्रिक्शन है, इस वजह से ये 21, 14 इन केसेस में आप डायरेक्ट बेगर्स मेथड नहीं लगा पाओगे, मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन नहीं लगेगा इसके अंदर, इसलिए केसेस बनाना लेंदी हो रहा है। तो जैसे आपने C1 रखा, तो यहाँ a प्लस बी आ जाएगा 6। अब यहाँ आपको केसेस देखने पड़ेंगे, A1 हो सकता है B5, A2 हो सकता है B4, A3 हो सकता है BB3, A4 B2, A5 B1, A6 B0। तो ऐसे 6 केस आ जाएंगे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर a प्लस बी 4 आ जाएगा, तो इधर आपके पास 4 केसेस आ जाएंगे। काउंटिंग आपको करनी है बेटा, सारे केसेस में स्पून फीड नहीं करने वाला हूँ, है ना, थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करें, मेहनत लगेगी, क्या हो गया, करेंगे मेहनत। a प्लस बी यहाँ पर C5 के केस में 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 केसेस आएंगे, 1,1 और 2,0। और C7 है तो a प्लस बी 0 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, a 0 नहीं हो सकता, और ये तो नेगेटिव ही चला जाएगा, तो यहाँ ये केसेस हो गए। इसी तरह यहाँ a प्लस बी प्लस सी, अब c की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये 13 आ जाएगा। तो आप a1 b12 तो ले नहीं सकते, इसमें स्टार्टिंग यहाँ पर a की वैल्यू 4 से होगी, तो a4 b9 से आप स्टार्ट करेंगे, और a9 b4 पे आप खत्म करेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 केसेस इधर भी आ जाएंगे। फिर आपके पास a प्लस बी यहाँ पर जब आप C3 लेंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग आप a2 b9 से करेंगे, और a9 B2 पर आकर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसके केस के अंदर अब आपके पास टोटल 8 केस बनेंगे। फिर C5 है तो a प्लस बी 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 9 केस बनेंगे A1 से A9 तक। फिर C जब 7 है तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर 6 केसेस बनेंगे। और C9 के केस में a प्लस बी 4 आ जाएगा, और a प्लस बी 4 में 4, तो यहाँ पर आपके पास टोटल इस तरह से 14 और 9 23, 29, 33 केसेस इधर बन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब ये आप खुद ट्राई करें,
a प्लस बी प्लस सी 21 है, तो a प्लस बी जो है वो 20 भी हो सकता है, C3 है तो 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है ना, 14 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब 20 जाएगा नहीं, क्योंकि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू ना यहाँ पर 18 आ सकती है, और 18 का एक ही केस बनेगा 9 9, तो 16 14 12 तीन केसेस तो आपको खुद को लगाने हैं, सारे ऐड करेंगे तो 57 आएगा। तो ये लेंदी है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी लेंदी वेरी लेंदी, इसलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्लास 11 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलजेब्रा इस बार हमें देखने को मिल रहा है अच्छे लेवल पे, ठीक है। और मे भी मेमोरी बेस्ड में अलजेब्रा के क्वेश्चंस याद रखना आसान है, स्पेशली पीएनसी में। 15th क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। मुझे कल परसों की मेमोरी बेस्ड शिफ्ट के मतलब कल की दोनों शिफ्ट में, परसों तो था ही, कल की जो शिफ्ट थी उसके अंदर मेमोरी बेस्ड के अंदर कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिला था। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का। तो ये बोल रहे हैं Z1 Z2 Z3 ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसी सर्कल पर हैं, और इस सर्कल पे कोई एक और पॉइंट है Z। उसकी बात से पहले इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं, 4 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा और 5 आयोटा, इन सभी का मॉड्यूलस, ये बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है, इन सभी का मॉड्यूलस 5 के बराबर आता है। तो ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स मॉड z बराबर 5 के ऊपर है। मॉड z क्या होता है, √x² + y²। तो x² + y² = 5²। वो सर्कल जिसका सेंटर 5 और रेडियस सेंटर 0 और रेडियस 5 है, 0 0 सेंटर रेडियस 5। तो Z1 Z2 Z3 इस पर है। तो अब आपका ये जो चौथा पॉइंट है Z, जिसको भी के लिए अपन x + i मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसे xy बोलोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में Z1 को क्या बोलोगे 4 3, Z2 को क्या बोलोगे 3 4, Z3 को क्या बोलोगे आप 0,5, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, है ना। तो z को x, y ले लेते हैं, ये भी इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन। अब बोल रहे हैं कि z और z1 इज परपेंडिकुलर टू z2 एंड z3, जो लाइन z और z1 को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन का स्लोप देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा, इनटू परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 m2 - 1, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो Z2 Z3 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप आ जाएगा यहाँ पर, इसको देखो इस लाइन को, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये प्रोडक्ट -1 आ गई। तो y - 3 अगर अपनी कैलकुलेशन अभी तक सही है तो ये 3 टाइम्स x - 4 के बराबर आ जाएगा। तो y आपका यहाँ पर 3x - 9 ऐसी कोई फॉर्म ले रहा है। अब इसको उठाकर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो सर्कल की इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा x², y की जगह यहाँ पे 3 कॉमन ले लेना, 9 टाइम्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और अंदर x - 3 बचेगा उसका स्क्वायर, ये 25 के बराबर है। इसे हम खोल के सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक बनेगी वहां से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक हमारे पास कुछ इस टाइप से बन रही है, ये 25 इधर आके 81 में से सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो ये आई थिंक 56 बच जाएगा, ऐसा कुछ। बट अभी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ अपनी कैलकुलेशन सही है या नहीं, तो आई गेस ये आपको एक बार खुद से सॉल्व करके ही चेक करना पड़ेगा। बेसिक आइडिया यही रहेगा, यहाँ से आपके पास x और y आ जाएंगे, x और y आने के बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर a + i/b का आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स mod b/a हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव तो पाई माइनस tan इनवर्स mod b/a हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x नेगेटिव y भी नेगेटिव तो यहाँ पर आ जाता है tan इनवर्स mod ऑफ b/a माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव हो तो माइनस का tan इनवर्स mod b/a, और b/a क्या है a + i/b है ना, a और b रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है। तो इक्वेशन आई होप यहाँ तक अपन ने सही सॉल्व करी है, अगर तो अपना आंसर सही आ जाएगा। अपन यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पा रहे हैं क्या, 560 बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, 28 × 20 होता है ना, तो और किस तरह से लिख सकते हैं, 14 × 40 लिख सकते हैं आई गेस। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है तो आई होप अपन ने सही कैलकुलेट किया हो। तो यहाँ पर 10x + 14 और x यहाँ -14 है, सॉरी, 10x - 14 और x -4 इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 7/5 आ रही है और एक x की वैल्यू 4 आ रही है। इसको अगर हम यहाँ पर वापस पुट करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और 7/5 को पुट करेंगे तो -24/5 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रही है, एक्चुअली 4 + 3 आयोटा वापस Z1 ही बन जाएगा, इसलिए इसको रिजेक्ट मारेंगे। और ये आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट है।
तो यहाँ पर tan थीटा अगर आप लेंगे तो 24/7 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन हमें फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस थीटा लेना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलने पर एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और थोड़ी सी ज्योमेट्री लग रही है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तबीयत से लग रही है आराम से, तो जनरली बच्चों को कॉम्प्लेक्स में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए डिफिकल्ट रेट करते हैं। 16th केस में ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है और काफी प्यारा लग रहा है, तो देखते हैं। a की पावर 2 के मतलब ये a स्क्वायर, a की पावर 4, a की पावर 6, ऐसा a की पावर 20 तक का सम निकालना है। तो पहले अपन a स्क्वायर निकालते हैं। a हमारे पास है, ऐसी बड़ी पावर्स में अक्सर पैटर्न मिल जाता है बेटा। तो a स्क्वायर देखते हैं क्या आता है, 0 - 2 2 0, और यहाँ पर आपके पास 0 - 2 2 0 ऐसा आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा सॉल्व होकर, आई थिंक 4 बन रहा है यहाँ पे, नहीं -4 बन रहा है। 0 × 0 -2 × 2, इधर 0 बन रहा है, इधर भी 0 बन रहा है और इधर -4 बन रहा है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर अपन यहाँ पे -4 कॉमन ले लें। तो a स्क्वायर आपका -4i है। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, आप स्क्वायर करो, पावर 4 करो, पावर 6 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। ये यहाँ पर आपका -4 का स्क्वायर, -4 की पावर 4 है ना, ये -4 की पावर 20 तक चलेगा और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो कुछ तो स्केलर क्वांटिटी में भी इसे निकाल नहीं रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक यही देखना है ना अभी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, के कोई भी स्केलर हो सकता है। अब इधर ऑड है चीजें, तो यहाँ a क्यूब, a की पावर 5, इनका सम करना है कहाँ तक, a की पावर 19 तक। तो आप पहले a कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 मतलब i बचेगा, मैट्रिसेस है y a स्क्वायर a 4 ऐसा बचेगा। तो ये भी कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू ही आएगी, है ना। तो इसको भी के लिए अपन कुछ मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये m टाइम्स a हो जाएगा। तो आपकी मैट्रिक्स m जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी है, k × i, और मैट्रिक्स n जो है ये m टाइम्स i × a आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। k और m जीपी में आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, हर केस में तो होता नहीं, तो आप अलजेब्रा के सारे लॉज अप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो कहीं पे इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे तो हम चीजें इंटरचेंज नहीं कर सकते, m × n × n है, mn स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, n और m को बदल नहीं सकते। बट यहाँ पर देखो i × a करोगे या a × i करोगे, a ही आएगा। तो यहाँ पर आपका mn और nm ये प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है। इसका भी यूज करेंगे। तो फिलहाल सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने की कोशिश करते हैं अपन। अभी के लिए आप इस a पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप इस a का ट्रांसपोज लेते हैं बेटा, तो ये 0 - 2 2 0 आ जाता है, जो माइनस ऑफ a है। तो आप आराम से ये बोलेंगे कि a जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें ये सोचना है कि mn स्क्वायर कैसी मैट्रिक्स होगी। तो mn स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, k × m, ये तो स्केलर है, एक आपके पास i आ रहा है और एक आपके पास a × a स्क्वायर आ रहा है। तो ये km कोई तो स्केलर है और a स्क्वायर बन जाएगा। तो a आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। क्योंकि अगर आप a स्क्वायर का ट्रांसपोज लें तो ये a ट्रांसपोज के स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज -a ही होगा और -a का स्क्वायर वापस a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट कंसेप्ट की रेंज देखो बेटा, यहाँ पर अच्छी शुक्र ये है कि इन्होंने ये जीपी का सम नहीं निकलवाया, बाकी तो पूरा ही एडवांस का क्वेश्चन बना दिया था इन्होंने। तो इसको तो मैं प्रॉपरली अच्छा डिफिकल्टी लेवल देने के लिए रेट करना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि m और n हम कैसे जीपी बना के निकाल रहे हैं, कैसे पैटर्न बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फिर हमने जब mn स्क्वायर किया तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, है ना, कुछ स्केलर और a स्क्वायर। और एक खुद आपको यहाँ देखना था कि एक खुद यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए a स्क्वायर सिमेट्रिक है। तो आई थिंक ये इस पूरे पेपर का अभी तक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बोला जा सकता है, जिसमें चीजें सोचनी पड़ी। लास्ट क्वेश्चन 17 है, बट ये मेमोरी बेस में कुछ गड़बड़ है बेटा। तो मैंने एक दो जगह और देखा है, तो वहां पर E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू भी इसके साथ है 1/8, जो इन्होंने यहाँ नहीं दी। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपके लिए ऑप्शन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको चीजें निकाल के बता दूंगा, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। कल की शिफ्ट के अंदर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है ना, पीएनसी के साथ मर्ज होके भी आता है, अकेला भी आता है।
तो P ऑफ E1 गिवन दैट E2, ये जो फर्स्ट चीज है आपके पास, इसको आप लिख सकते हो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा P ऑफ E2 और इसकी वैल्यू आपके पास हाफ है। अब ये आपके पास 1/8 के बराबर आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे P ऑफ E2 मिल जाएगा 1/4। इसी तरह सेकंड वाले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन P ऑफ E1, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4। तो न्यूमरेटर में आपके पास अभी भी यहाँ पर 1/8 है, तो यहाँ से P ऑफ E1 अगर आप निकालेंगे तो आई बिलीव ये 1/6 या कुछ ऐसा आ रहा है। कैलकुलेशन आप ही को देखनी पड़ेगी, है ना। तो P ऑफ E1 आ गया, P ऑफ E2 आ गया, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 भी पड़ा। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया है बट ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसलिए मैं इसको मॉडरेट रेट कर रहा हूँ। बट वैसे कंडीशनल का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो मैं आपको फोर्थ वाला चेक करके बता देता हूँ। P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बार ये पूछा है, वेन डायग्राम से समझेंगे। ये E1 है, ये E2 है। ये बोल रहा है E1 आना चाहिए, E2 नहीं आना चाहिए क्योंकि ऊपर बाहर है, ऊपर ये बार लगी हुई है ना, तो E1 आएगा, E2 नहीं आएगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये E1 का वो हिस्सा है जिसमें से ये बीच का पोर्शन E1 इंटरसेक्शन E2 उड़ा रखा है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी में से E1 इंटरसेक्शन E2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसमें से E1 इंटरसेक्शन E2 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ से आपके पास 1/24 आ जाएगा। और P ऑफ E1 और P ऑफ E2 का प्रोडक्ट भी 1/24 है, इसलिए ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने हैं, मुझे कमेंट में बताना। तो एक बार इसको अगर अपन समराइज करने जाएं, इस पूरे वीडियो को जो हमने अभी तक देखा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी तक सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने अभी तक देखे हैं, तो पहला क्वेश्चन 11th क्लास का था और इस क्वेश्चन में सीक्वेंस सीरीज लग रही थी। इसको हमने मॉडरेट रेट करा था क्योंकि आपको ये ब्रेक करना था, इसको जीपी के अंदर ये चमकना चाहिए था। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास था, ये सिंपल क्वाड्रेटिक क्लास 11th रेट किया जा सकता था और ये इजी था बेटा, सिंपल फैक्टराइजेशन करना था। इसका इंस्पिरेशन एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में था, इसीलिए बोलते हैं पीवाईक्यूज अच्छे से लगाने चाहिए, एक एक क्वेश्चन लगाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन फंक्शंस का 12th क्लास, इजी डायरेक्ट पुट करना है। कॉम्पोजिट फंक्शंस ये टॉपिक है अगर आप सब टॉपिक जानना चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी लगेगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास 12th, इजी लगाते ही आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन वेक्टर 3D, वेक्टर्स टू बी प्रिसाइज, लाग्रांजेस आइडेंटिटी लग रही है, नाम नहीं पता तो भी काम कर सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स है, कहीं 11th कहीं 12th में कराया जाता है, बच्चे अक्सर चीजें फॉर्मूला कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मॉडरेट रेट किया है। और सेवेंथ क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है जिसमें चेन रूल लगता है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है, इसलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी मान सकते हैं इसे थोड़ा सा अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो। ये क्लास 12th पर बेस्ड है। और एट्थ क्वेश्चन वेक्टर्स का, अगेन वेक्टर्स के दो वेरी इजी क्वेश्चन, ये फिजिक्स से भी हो सकता था, सिंपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है जिसमें हम पैरेललोग्राम में ट्रायंगल में प्रूव भी करते हैं और मॉड जो है कैसे निकालते हैं वेक्टर का, उसी पर बेस्ड है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, है ना। नाइन्थ जो है ये फिर से जीपी पर बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशंस, क्लास 10th फंक्शंस का अच्छा वेटेज है और थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जाएगा, आपको पैटर्न चमकना चाहिए। 11th वाला पॉलिनोमियल्स है जिसमें लिमिट लग रही है, तो थोड़ा डिफिकल्ट साइड है क्योंकि कैलकुलेशन वाइज काफी लेंथी है, लेकिन पॉलिनोमियल 5 डिग्री का अज्यूम करना है, ये सोचना पड़ेगा। 12th कॉमन टेंजेंट हमारी रिवीजन सीरीज का ये पार्ट था, अगर वीडियो नहीं देखा है तो अभी तक देखें, और मॉडरेट साइड पर रहेगा ये भी। 13th जो है ये 12th क्लास के 3D का सवाल है, बहुत लेंथी है, 4 पार्ट्स हैं, पेपर में आता है तो लास्ट में अटेम्प्ट करना, पहले उलझ गए तो 5 से 6 मिनट जा सकते हैं, इसलिए डिफिकल्ट रेट किया है। वैसे मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल है। 14th भी लेंथी है, केसेस बनाने हैं, तो इस पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पे लास्ट में आना चाहिए और अलग अलग केसेस बनाने थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान सकते हैं और 11th क्लास का ही क्वेश्चन है। 15th कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, चीज क्लिक करना जरूरी था कि Z1 Z2 Z3 मॉड Z बराबर 5 सर्कल पे होंगे, फिर 2D के ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट की चीजें परपेंडिकुलर कब होती है, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे M1 M2 -1 की, फिर वो पॉइंट आएगा, तो ये भी लेंथी है। और 16th वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक के मेमोरी बेस्ड पेपर का और मेट्रिसेस पर बेस्ड है, सिमेट्रिक्स टू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जिसमें पैटर्न्स बन रहे थे। और 17th बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको ऑप्शन चेकिंग करनी है तो आप मॉडरेट मान सकते हो। तो मोस्टली क्वेश्चंस मॉडरेट रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस काफी इजी और काफी टफ भी रहे हैं।
बट 24 जून की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि 25 का शिफ्ट 1 थोड़ा सा बेटर लेवल था और ये 2020 तक के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर गया है। 21 तो नहीं बोल सकता बट 2020 के लेवल पर जरूर ये पहुंच गया। तो अभी तक के मेमोरी बेस्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंग 24 शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 से 25 शिफ्ट 1 में हल्की सी डिफिकल्टी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। बट डिफिकल्ट पेपर की चिंता आप मत करो, आपका स्कोर अगर थोड़ा डाउन जाएगा तो सबका जाएगा, तो ओवरऑल परसेंटाइल भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अगर स्कोर कम स्कोर भी लाए तब भी परसेंटाइल अच्छी आ सकती है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल का तो प्लीज सब्सक्राइब करें। किस कंटेंट पे और वीडियोस आने चाहिए वो कमेंट्स में लिखें और प्लीज लाइक करें। और आपके जो और फ्रेंड्स हैं जो और जेई एस्पिरेंट्स हैं जो इस तरह का कंटेंट देखते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और फीडबैक बता सकते हैं। तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करें और जल्दी हम नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और 26 को जिनका पेपर है उन सभी, 26 तो आज ही हो गई, 27 को जिनका पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।